नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रेन पे। देखिए, हम लोग बिहार दरोगा मेन से संबंधित टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोग इस सीरीज में टेस्ट नंबर 13 से लेकर 20 तक के जो सेट्स है उसको सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग इस क्रम में टेस्ट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो पीछे जो टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं उसे आप रिवीजन जरूर करिएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। अगर आपने कहीं उसका नोट्स बनाया है तो वो आपको और आसानी रहेगी रिवीजन करने में, कम समय में आप आसानी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर जो 12 है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म का चुनाव कीजिए जो सही हो। तो देखिए, खजुराहो जो है मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने कराया था। तो देखिए इसका आंसर यहीं पे ए हो जो है वो सही मिल जाएगा आपको। ओके, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसे किसके द्वारा कराया गया था, तो चोल शासकों के द्वारा कराया गया था। जबकि मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग को ही पता होगा कि बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की निम्न अभिलेखों से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, तो देखिए यह जो अभिलेख है वह 7वां है। देखिए इसमें जो 7वां और 8वां अभिलेख है इसमें जो अशोक के तीर्थ यात्राओं का है इसमें वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पांचवे का आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने किया है, तो देखिए ये मेगास्थनीज ने का उल्लेख किया है। देखिए मेगास्थनीज कौन था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 7th का आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। किसे प्रदान की गई थी शेख उल हिंद की पदवी, तो देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो 8वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। आप लोग नहीं देख पाए इसे तो निराश मत होइएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है या फिर सुमेकित है। तो देखिए काकतीय शासक कहाँ के थे, तो ये वारंगल के थे। तो ये आपका आंसर गलत है। होयसल, तो देखिए होयसल जो है वो द्वार समुद्र से थे। तो जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही, 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था।
किसने चलाया था? तो देखिए प्रथम बार जो है इल्तुतमिश ने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो देखिए हुमायूं के भाइयों का नाम क्या क्या था? कामरान, अस्करी, हिंदाल। उस्मान जो है यह नाम नहीं था। तो 11 का बी हो जाएगा आप आंसर। नेक्स्ट, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो देख किसके शासनकाल में? तो देखिए जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक को का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? किसे किया गया है? तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये जैनुल आब्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? तो देखिए ये फिरोज तुगलक जो था इसने सिंचाई कर लगाया था। देखिए फिरोज तुगलक ने नहरों की व्यवस्था भी की थी, तो नहरों की अगर व्यवस्था की सिंचाई के लिए तो उसके लिए क्या सिंचाई कर भी तो लगाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? किसने? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो देखिए 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष आरंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? तो देखिए 1920 ईस्वी में। देखिए दो घटनाएं हुई थी, रॉलेट एक्ट लाया गया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तथा खिलाफत आंदोलन। इन तीन चीजों को मिलाकर जो है असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। मतलब पृष्ठभूमि जो है असहयोग आंदोलन की इन तीन घटनाओं के तहत ही तैयार हुआ था। ठीक। और देखिए सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा था। और सी आर दास, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने क्या किया था कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी जो है असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया था। थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन था वह व्यक्ति? तो देखिए राम मनोहर लोहिया। हम लोग पीछे के सेट में भी इसके बारे में देख चुके हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर कर चुके होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? किसने की थी? संध्या, युगांतर, काल। किसने? तो देखिए ये तीनों अखबारों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो 14 से 18 के बीच में चला था। तो उस समय हमारे यहाँ कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो देखिए होम रूल आंदोलन जो है वो हमारे यहाँ चल रहा था। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है, तिलक ने कहाँ पे? तो आप कमेंट करके बताइएगा कि तिलक ने अपना होम रूल की स्थापना कहाँ की थी और एनी बेसेंट ने कहाँ की थी। एनी बेसेंट ने तो मद्रास में की थी, तिलक ने कहाँ की थी? तो देखिए पुणे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सी घटनाएं कब हुई और कौन कौन से सन में हुई?
तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा होगा घटना, तो चंपारण आंदोलन होगा 1917 में। ठीक, तो चंपारण हमारा 3 पहले हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए और बी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद कौन सी घटना होगी इसमें चंपारण के बाद, तो देखिए 17 में चंपारण हुआ, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कौन से सन में, तो 1919 में। तो तीसरे के बाद क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा होगा, तो देखिए मोपला विद्रोह। कौन से सन में, तो 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह होता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है चौरी चौरा कांड कब होता है, तो 1922 में 5 फरवरी को। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, उन्हें क्या करना है, हमें मिलाना है। तो देखिए एनी बेसेंट ने किसका संपादन किया था, तो देखिए न्यू इंडिया का, सी का चौथा हो जाएगा। महात्मा गांधी ने तो यंग इंडिया का किया था, तो देखिए सी का चौथा और डी का तीसरा। तो देखिए ऑप्शन ए जो है, दो चीज़ों से हम पूरे ऑप्शन को बी सी और डी को एलिमिनेट कर ले रहे हैं कि सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा आपका। उसी प्रकार ए का क्या होगा, दूसरा होगा। अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अल हिलाल, जबकि फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का। तो इस तरीके से हमारा 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको अपने से खुद, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, सिंपल सा है, मुझे गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था, कौन था, तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो लगातार 6 वर्ष तक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब से कब तक थे, तो देखिए 1940 से 45 तक जो थे उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किसने किया था, तो देखिए शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दो लोगों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था। तो 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था, तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो देखिए यह 1925 ईस्वी में हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था, कौन देखता था रेल मंत्रालय का, तो देखिए रेल मंत्रालय जो है किसे दिया गया था, आसफ अली को दिया गया था। 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके एक दो मंत्रालयों के नाम। तो देखिए उद्योग एवं आपूर्ति जो है वो किसे दिया गया था, तो जान मिठाई को दिया गया था। शिक्षा सी राजा गोपालाचारी को। खान एवं बंदरगाह जो है एस.सी. भाभा को। और खाद्य एवं कृषि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, कहां पे, तो देखिए बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था, किसके काल में हुआ था, तो देखिए इस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन से ईस्वी में, तो ये 1911 में हुआ था। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक दिन के लिए जो है वो राजधानी एक दिन के लिए बनाई गई थी इलाहाबाद को। जब सत्ता का हस्तांतरण जो है 1858 ईस्वी में
क्राउन के हाथों में दिया जा रहा था। तो उस दिन क्या हुआ था, एक दिन के लिए जो है राजधानी कलकत्ता, सॉरी, इलाहाबाद को भी बनाई गई थी। इसे भी जरा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 28 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले। कौन? चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया पुस्तक लिखी, यहाँ सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, देखिए ये भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, जी हाँ ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव चुने गए थे, देखिए यह जो है आंसर गलत है। ठीक, देखिए ये फिंसवरी से इन्होंने ब्रिटिश संसद के सदस्य ये चुने गए थे। ठीक, उदारवादी दल से, न कि अनुदारवादी दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का 1932 ईस्वी के पूना समझौते से सीधा संबंध था? किसका? तो देखिए, तो भारतीय दलित वर्ग का था। ये पूना समझौता हुआ किसके बीच था? तो देखिए यह जो पूना समझौता है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन से सन में की थी? तो 1939 में। देखिए इसी समय जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। तो आंसर इसका हो जाएगा 32 का डी। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो किसके शासनकाल में? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में यह स्थायी बंदोबस्त जो है वह प्रारंभ किया गया। 33 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बंगाली नेता कौन सा है जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? कौन है वह व्यक्ति? तो देखिए राधा कांत देव। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे आप लोग, मैं भी नहीं जानता, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए राधा कांत देव प्रमुख बंगाली नेता थे। इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया एवं रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। तो देखिए यहाँ भी कुछ ज़्यादा इनके बारे में नहीं दिया गया है। बरिंद्र घोष किससे संबद्ध थे? किससे संबद्ध थे? तो देखिए वरिंद्र घोष जो है अनुशीलन समिति से संबद्ध थे। अनुशीलन समिति जिसका मेन मोटो था खून का बदला खून, याद रखिएगा ये वही अनुशीलन समिति है। देखिए इन्होंने बंगाल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर था इनकी हत्या का भी प्रयास किया था 1907 ईस्वी में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? कौन से जिले में? तो देखिए हजारीबाग, गया और मुंगेर। देखिए पिछले सीरीज में भी हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो देखिए जब आप बहुत ज़्यादा सेट सॉल्व कर लेते हैं, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही आएंगे। ठीक, तो इससे क्या है कि आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पे है? साइलेंट वैली।
तो साइलेंट वैली जो है वह कहां पर स्थित है? केरल में। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश है। यह भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। उज्जैन स्थित है। उज्जैन कहां पर स्थित है? तो देखिए उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कहां पे? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक। बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यह जो है चिनाब नदी पर है और यह पाकिस्तान में है, यह भी याद रखिएगा। बगलीहार जो बगल वाला है हमारा वो हार गया है। तो कौन हार गया है? तो पाकिस्तान ही हारा है। चाइना को तो हमने अभी तक नहीं हराया है। ठीक। बांग्लादेश से हम लड़े नहीं और श्रीलंका से हम लड़े नहीं हैं। तो बगलीहार याद रखिएगा इसी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कौन सी? तो देखिए कनारी जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। बेंगुएला, तो देखिए बेंगुएला जो है वह ठंडी जलधारा है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। कौन सी नदी है यह? मैदानी क्षेत्र से उद्गम हुए। तो देखिए गंगा नदी की जो सहायक नदी है वह कौन सी है? गोमती नदी है। देखिए यह लखनऊ में बहती है गोमती नदी, इसी के नाम पर गोमती नगर भी है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में? तो देखिए गन्ना और गेहूं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। चिल्का झील स्थित है, बहुत ही आसान है। तो चिल्का झील कहां पर स्थित है? तो देखिए उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। देखिए चिल्का झील क्या है? एक लैगून झील है। ठीक। और यह पूर्वी तट पर स्थित है। और देखिए एक कोलेरू झील जो है वो कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो देखिए यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 45 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? किसे करेंगे? तो देखिए जो कालाहारी है उसे हम बुशमैन से संबंधित करेंगे। क्यों करेंगे? कि देखिए यहाँ पे जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। ठीक। और इनकी त्वचा का रंग जो है वो पीला होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, कितनी दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से? तो लगभग 384,000 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। देखिए ये सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। जो नए क्वेश्चन है आप उनको जान भी लेंगे। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि क्यों है? क्योंकि उसके पास देखिए उच्च तकनीकी क्षमता है। 48 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? कौन सी ग्रह है पृथ्वी का जुड़वा बहन जिसे कहा जाता है? तो देखिए किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। देखिए इसे ही सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। 49 का आंसर बी हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील, तो याद करिए मैंने बताया था आपको कि सबसे गहरी झील आप जब देखेंगे तो उसमें आपको अब काल नजर आएगा कि हाँ ये तो अब यहाँ तो हम निपट ही जाएंगे। ठीक। तो बैकाल झील है, रसिया में जो स्थित है बैकाल झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए यह प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसी सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात की जा रही है, जो हमारे यहाँ हरित क्रांति के दौरान लाई गई थी। कौन सी है? तो देखिए मैक्सिको में। तो 52 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मैक्सिको। अब देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो आप इसे पढ़ लीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। देखिए यह मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो यह मौलिक कर्तव्यों में यह जो है सम्मिलित नहीं है, मौलिक अधिकार की भी नहीं बात हो रही है। ठीक, तो देखिए अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो हमारे आर्टिकल जो है 17 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में है स्थानांतरित किया गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है इसे एक तरीके का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है संशोधन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में? देखिए प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है शांत है, मतलब उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी इसका प्रबंधन है, गरीबों को निःशुल्क विद्युत सहायता इसका भी प्रबंधन है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह आयु वर्ष की 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। ठीक, तो ये जो है सारी चीजें दी हुई है, जबकि प्रौढ़ शिक्षा से पे ज्यादा ध्यान उसमें नहीं दिया गया, बल नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे? तो देखिए 6 अन्य सदस्य थे संविधान समिति में। तो कुल मिलाकर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर कितने लोग थे? तो 7 लोग थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो अध्यक्षता में तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, लेट मी चेक, थोड़ा सा आप रुकिएगा, मैं चेक करके इसको क्लियर करता हूं। ठीक, ज्यादा घबराइएगा नहीं। तो देखिए अगर आपको पता है तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें कुल 7 लोग थे। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे, और जो नाम है इनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान। ठीक है, तो डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर
टी कृष्णाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर देखिए, अगर अध्यक्ष के साथ देखिए तो 7 हैं और अध्यक्ष को छोड़ के देखिए तो 6 हैं, तो इसमें हमारा आंसर देखिए 7 ही हो जाएगा, 6 नहीं होगा। देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की बात करी जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूची में से किसमें है? तो 57 का हो जाएगा वह बी, 7वीं अनुसूची में। तो देखिए, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन दिया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो है वर्णन दिया गया है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में कुल 99 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक, देखिए बुक्स में जो ये बुक है इसमें भी कहीं कहीं आंसर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। और जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता के आगे चले जाना देखिए ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जहां हम एक एक नंबर के लिए लड़ रहे हैं, एक एक मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पे हमारा एक क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा प्लस माइनस भी हो जाएगा। ठीक, तो जरा कोई भी चीज़ है तो एक बार आप केयरफुली, अगर कहीं भी डाउट है तो उस डाउट को आप अपने से तुरंत क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो देखिए, इसमें उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो 24 दिया गया है, लेकिन अब जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 25 हो गई है। देखिए, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब भी अलग हुए थे तो क्या हुआ था कि हैदराबाद उच्च न्यायालय था, अब तेलंगाना का अपना खुद का जो है वो उच्च न्यायालय होगा। इस तरीके से उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। और आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं ना तो आपका अटेंशन ज़्यादा होता है, और उस अटेंशन में अगर आप किसी चीज़ को देख लेंगे तो आपके दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है, और चीज़ वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? कहाँ पे नहीं है? तो देखिए, कर्नाटक में जो है द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। कौन से विशिष्ट लक्षण हैं? तो देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। जी हाँ, सर्वोच्च संसदात्मक रूप की सरकार है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। तो देखिए, ये भी सही है, सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। जी हाँ, ये भी सही है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। जी हाँ, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? देखिए, टर्जरी सेक्टर की बात कहा जा रहा है, तो कौन सा है? तो देखिए, विपणन। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विपणन जो है वह टर्जरी सेक्टर का क्रियाकलाप है। 62, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो देखिए, पिछले टेस्ट में मैंने बताया था, तो क्या होगा, देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, तो आप भी सिलेक्शन पाइए और महंगाई भत्ता सरकार से लीजिए, आपका भी अधिकार है। अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, सेलेक्ट होइए और
भत्ता लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? कितने का रखना चाहिए? तो देखिए 115 करोड़ रुपए का। देखिए ये जो चीज़ें हैं वो फ्लेक्सिबल है। जब आरबीआई की जो एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग नहीं, बेसिकली इनकी जो है हर 3 महीने पर मीटिंग होती है, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसकी दर को बढ़ा और घटा सकते हैं। लेकिन ये जो लमसम वैल्यू है आप उसे याद रखिएगा, 115 करोड़ का जो है सोना उनके पास कम से कम रखना होगा अपने तिजोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है स्मार्ट मनी का शब्द? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड का। 64 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास 65 विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था, किसको? तो देखिए यह समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने की यह योजना थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम का विकास हुआ था, किसका हुआ था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कुटीर उद्योग का जो है वो विकास सर्वप्रथम हुआ था भारत में। आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, क्या आशय है इसका? तो देखिए खुले बाजार में क्या होगा, खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, किसका? तो शेयर्स का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शेयरों की खरीद और बिक्री पर। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो देखिए सकल रेडिएशन थर्मामीटर। देखिए 1500 तक का ताप मापने के लिए किस चीज का यूज हो रहा था? तो पायरोमीटर का यूज हो रहा था। 1500 से 2000 तक का जो है मापने के लिए वो किसका उपयोग किया जा रहा है? तो सकल रेडिएशन थर्मामीटर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए ये दो चीजें हैं, बहुत ही क्लोजली हैं, बहुत नज़दीक हैं। ठीक, तो पायरोमीटर का 1500 तक और उसके बाद जो ऊपर है वह रेडिएशन थर्मामीटर का। ठीक, तो इसे जरा ध्यान से दिमाग में मैप कर दीजिएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, कौन सा गैस है? सिंपल है, आपने टिक कर लिया होगा, एथिलीन। देखिए एथिलीन, एसिटिलीन भी हो सकता है अगर ऑप्शन में रहे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? मतलब जीवाणु से, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है इसमें? तो देखिए चेचक जो है वह बैक्टीरिया से होता है, टिटनस जो है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो हम लोग देखिए लगभग 3 सेट में हम लोग, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो 3-4 बार आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो आपको तो याद हो ही जानी है। तो कौन सी हड्डी है? तो देखिए स्टेपिज जो हड्डी है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन सी एक मछली है? तो देखिए समुद्री घोड़ा, देखिए इसको इंग्लिश में सी हॉर्स भी कहा जाता है। ठीक, सी हॉर्स कहा जाता है इसको, समुद्री घोड़े को, और ये क्या है? मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो देखिए मैंने पिछले ही वीडियो में इसके बारे में बताया था, किससे? तो देखिए यूरोक्रोम। देखिए आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर रखते हैं तो उसका जो आइकन होता है किस तरीके का होता है? लाल और पीले का। तो देखिए वो क्या है? क्रोम है, क्रोम में पीला है, तो मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ये ट्रिक है याद करने की, दिमाग में, माइंडसेट में बैठ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फी
इसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषक द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। कौन सा अंग है? तो देखिए फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, लंग्स की बात हो रही है, ठीक। एम्फी इसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जेनिको प्रौद्योगिकी है। कौन सी प्रौद्योगिकी है जेनिको? तो देखिए इस यह है अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीकी है यह। 75 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2,4-D है, क्या है यह? 2,4-D जो है यह एक कीटनाशी है। सॉरी, कीटनाशी नहीं, ये खरपतवारनाशी है, ठीक। मतलब इसका छिड़काव कर देने से जो खेत में जो खरपतवार होते हैं, क्या होता है, वो समाप्त हो जाते हैं, उसी में गल जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है उनका उसी में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आप सब लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? किसने किया है? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे। तो जगदीश चंद्र बोस, इसका आंसर हो जाएगा ए। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो चुका है? किसने कहा था? तो देखिए जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने कहा था। कब कहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में कहा था इन्होंने, विंस्टन चर्चिल। तो देखिए विंस्टन चर्चिल ने कब कहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध से। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा? तो 39 से लेके 45 तक हुआ था। तो इस समय में अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था 39 से 45 के बीच में किसी भी ईयर में, तो आप विंस्टन चर्चिल आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। ये बड़ा टिपिकल वर्ड है, क्या कहते हैं इसको? देखिए इसे कहते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी जेरेन जी नहीं, इसे क्या बोला जाता है? जेरेंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक। इसका आंसर बी होगा, माफ कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ओंकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कैंसर या ट्यूमर का जो अध्ययन किया जाता है। ट्यूमर क्या होता है? बेसिकली एक तरह का कैंसर भी होता है, ठीक। तो ओंकोलॉजी इसे कहते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं। टेरेटोलॉजी किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के भौतिक विकास की अगर असमानता है तो उसे टेरेटोलॉजी करते हैं। और ऑर्थोनोलॉजी तो आप जानते हैं कि पक्षियों के का जो अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2, मापक की बात की जा रही है। तो देखिए क्यूसेक, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जो पानी की प्रवाह होती है उसकी दर को मापा जाता है क्यूसेक से। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 3। आप मैच करा लीजिए, नहीं तो बोलेंगे कि टाइम ही नहीं देते हैं मैच कराने के लिए। देखिए रिक्टर किसके लिए होता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। बाइट कंप्यूटर के लिए। और बार जो है वो किसके लिए है? तो दाब मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, इकाई है। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कौन? तो देखिए जो गलित सोडियम है वह शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कृत्रिम प्रकाश क्या करता है इसमें से? तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। मतलब कि अगर आर्टिफिशियल लाइट अगर पौधों के ऊपर डाली जाए तो क्या होगा, उससे वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको वो फोटोसिंथेसिस जो है वो उससे कर सकते हैं। पौधों को प्रकाश चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो उसका यूज करके कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, किसमें वृद्धि होगी? तो देखिए उसके आयतन में वृद्धि होगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों टुकड़े जो है संपूर्ण चुंबक की तरीके से कार्य करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि काट दिए तो आधा चुंबक हो गया, आधा चुंबक हो गया तो ये आधा आधा काम करेगा, नहीं। जो जितना टुकड़ा है वो उतना पूरी तरीके से वह चुंबक का कार्य करेगा। तो 85 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए कि सॉल्व करने का। ये देखिए 20 क्वेश्चन जो है नियर अबाउट जो है वो रीजनिंग और मैथ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो नियर अबाउट जो 10 से 12 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के होंगे और वही 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है सिलेक्शन के लिए, तो इसे जरूर सॉल्व करें। देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है और इसके लिए कोई मूल्य भी नहीं है, आप लोग सीधे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास आगे आइए। अगर कहें तो इसके जो सॉल्यूशंस है मैं उनका भी स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ आपको। ठीक। तो कहें क्या, मैं दे ही देता हूँ ताकि आप आसानी से आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ठीक। तो आप अगर इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। एग्जाम्स के डेट बहुत नज़दीक हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।